सिंगल ट्रेड में मैंने 2.2 लाख रुपीस का प्रॉफिट बुक करा, जो कि अभी तक का मेरा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे आज मैं इसी ट्रेड एनालिसिस को शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम काफी डीप में इस ट्रेड की एनालिसिस करने वाले हैं। क्या सेटअप था, साइकोलॉजी क्या थी, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट में किस तरह से ब्रेकआउट सेटअप्स को ट्रेड करा जाता है। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये ट्रेड मैंने इरिडा स्टॉक में लिया था और ये एक स्विंग ट्रेड था जिसको मैंने अप्रोक्स एक हफ्ते के लिए होल्ड करा था। इस ट्रेड के सारे अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में भी शेयर करे थे। जब मैंने स्टॉक में एंट्री करी थी उस टाइम पे भी मैंने अपनी पोजीशंस को ग्रुप में शेयर करा था। अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग कैसे होती है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब हम सबसे पहले पूरे चार्ट की एनालिसिस करते हैं और समझते हैं क्या कंफर्मेशन थी जिसके बेसिस पे हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। ये इरिडा के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो नवंबर के टाइम पे ये स्टॉक जो है वो मार्केट में लिस्ट हुआ था। उसके बाद से स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दी और इन्वेस्टर का काफी अच्छा पैसा बनाया। रैली देने के बाद एक लेवल से स्टॉक में करेक्शन आया और ये जो लेवल था जहां से करेक्शन आया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। फॉल आने के बाद स्टॉक जो है वो एक साइडवेज रेंज के अंदर चला गया था और काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा। और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ फिर से हमें दोबारा से ऊपर की तरफ को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला और इसी मूव को हमने कैप्चर करा था। अब अगर हम रिसेंट प्राइस एक्शन को देखते हैं तो 3 जून को हमें यहाँ से एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला। ये फॉल क्यों आया था? क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा खराब आए थे, जिसकी वजह से हमें ये फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला। इस फॉल के बाद ही मैंने इस स्टॉक को ट्रैक करना शुरू कर दिया था और मैं वेट कर रहा था किसी अच्छे ब्रेकआउट सेटअप का जिसको मैं ट्रेड कर सकूं। अब समझते हैं वो क्या कंफर्मेशन थी जो मैंने चार्ट पर देखी और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। सबसे पहली कंफर्मेशन क्या थी? प्राइस जो है वो अपनी मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा था। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है? प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आया वैसे यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया, दोबारा कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट करके एक अच्छा बाइंग मूव फिर से आया। तीसरी बार फिर से प्राइस इस लेवल पे आया और यहाँ पे बायर्स जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। बायर्स ने एक हैमर कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन करा जो कि हमें दिखा रही है कि बायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव है। दोबारा से प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश करी। अभी हम लोग कंफर्म नहीं थे, अभी हमें जस्ट ये पता था कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी पहली कंफर्मेशन थी। मतलब अगर तुम चार्ट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो प्राइस जितनी बार भी अपनी ट्रेंड लाइन पे आता है उतनी बार यहाँ से हमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। मतलब अगर दोबारा ट्रेंड लाइन पे प्राइस आता है तो हाई चांसेस है कि यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ को जाएगा। अब देखो अगर मैं चार्ट में मेजर रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने की कोशिश करूं तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। क्यों था ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल? जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिला। दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया, दोबारा नीचे की तरफ को फॉल आया। तीसरी बार फिर प्राइस आया, फिर फॉल आया। चौथी बार फिर प्राइस आया और दोबारा प्राइस नीचे की तरफ को फॉल कर गया। तो मतलब क्या है? ये जो लेवल है यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि प्राइस इस लेवल से ऊपर जाए, इसीलिए वो बार बार सेलिंग कर रहे हैं और प्राइस को नीचे यहाँ से गिरा दे रहे हैं। तो ये लेवल क्या था? ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलती कि बायर्स जो हैं वो अब एग्रेसिव हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस ने एक बार भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी है। तो ये लेवल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बायर्स एक बार भी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तब हम कहते हैं कि इसमें ब्रेकआउट जो है वो अब सस्टेन हो सकता है। सेकंड कंफर्मेशन जो हमारे पास थी वो थी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लेवल था वो 200 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, राइट? तो प्राइस अपने 200 के लेवल पे आता है और यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जा रहे थे और प्राइस को नीचे की तरफ को गिरा दे रहे थे। 4 बार प्राइस को ऊपर ले आने की कोशिश करी लेकिन प्राइस 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। इसीलिए अगर बायर्स को एग्रेसिव होना था तो इस 200 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी था। तीसरी कंफर्मेशन जो हमारे पास थी वो थी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और हमें बताता है कि प्राइस अब यहाँ से दोबारा से अपने ट्रेंड को
प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ही फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बुलिश साइन था कि प्राइस दोबारा से अपने रैली को कंटिन्यू कर सकता है। देखो, अगर हम चार्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो प्राइस ने एक लो का फॉर्मेशन करा, करेक्शन दिया, उसके बाद एक हायर लो का फॉर्मेशन करा, मतलब प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा। अब फिर से तीसरी बार क्या हुआ, फिर से प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा और फिर से प्राइस ने एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें क्या बता रहा था कि सेलर्स इतने वीक हैं कि वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो अपने प्रीवियस लो तक प्राइस को आने ही नहीं दे रहे हैं और पहले ही बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले आ रहे हैं, मतलब एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। दोबारा सेलर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा वीक हैं कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अगेन बायर्स आ रहे हैं और दोबारा से एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। फोर्थ कंफर्मेशन जो हमारे पास थी वो ये थी कि सेलर्स जो हैं वो काफी ज्यादा वीक थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें ये चीज पता लग गई कि कहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है या फिर कहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है, तो तुम आराम से वहां पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से। देखो, अब पहली बार प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे आता है तो यहाँ से सेलर्स जो हैं वो 40% का नीचे की तरफ को डाउन साइड देते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेलर्स जो हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब यहाँ पे बायर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं और लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करके सेलर्स प्राइस को नीचे ले आ रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 40% मार्केट को गिरा दिया है, सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है। अब सेकंड टाइम क्या होता है, जैसे ही प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस पे आता है दोबारा सेलर्स एक्टिव होते हैं, 20% इस बार वो प्राइस को नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, सेलर्स इस बार भी स्ट्रांग है, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन सेलर्स जो है वो काफी कम स्ट्रांग है, राइट। मतलब वो 20% नीचे लाए और बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर ले आना शुरू कर दिया। अब तीसरी बार क्या होता है, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे दोबारा आता है, दोबारा प्राइस जो है वो 20% नीचे फॉल कर जाता है। इसके बाद बायर्स दोबारा से एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर ले आना शुरू कर दिया, और जैसे ही प्राइस दोबारा से इस मेजर रेजिस्टेंस पे आया तो इस बार ही ध्यान से देखो, सेलर्स इसको 2 से 3% भी नीचे नहीं गिरा पाए। कोशिश करी सेलर्स ने नीचे ले आने की, 2 कैंडल में कोशिश करी लेकिन नहीं ले आ पाए नीचे। मतलब यहाँ पे अब सेलर्स का हो चुका है और यहाँ पे बायर्स जो हैं अब यहाँ से स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ को फॉल आएगा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेलर्स एग्रेसिव है तो। लेकिन यहाँ पे फॉल नहीं आया, जो कि मुझे दिखा रहा था कि यहाँ पे अब बायर्स स्ट्रेंथ में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वीक सेलिंग हो रही है, सेलर्स जो है वो वीक हो चुके हैं। जब भी सेलर्स वीक होंगे तो क्या होगा, बायर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ में आना शुरू कर देंगे और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देंगे। अब पांचवी कंफर्मेशन जो मेरे पास थी कि बजट सेशन जो था वो पास था। देखो, इरेडा का काम क्या है, इरेडा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका सबसे ज्यादा फोकस रिन्यूएबल पे ही रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा सेक्टर फोकस में था और हाई चांसेस थे कि बजट में अगर इनके ऊपर कुछ भी बजट अलॉट होता तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलता। इसी के चलते जो बड़े प्लेयर्स थे अब इसमें एक्यूमुलेशन शुरू कर रहे थे, इसको खरीदना शुरू कर रहे थे ताकि वो बजट के मूव को कैप्चर कर सके। जो बजट सेशन था उसमें हाई चांसेस थे कि रिन्यूएबल के ऊपर एक अगर अच्छा बजट आ जाता तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होती इन सारे स्टॉक्स के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक और कंफर्मेशन मिला कि इस सेक्टर में कुछ बड़ा हो सकता है। सिक्स्थ कंफर्मेशन हमारे पास जो थी वो ये थी कि रिन्यूएबल सेक्टर पूरा बुलिश हो रहा था। अगर हम आरईसी के स्टॉक को देखते हैं तो ये 3 जून वाला फॉल था, उसके बाद देखो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर की तरफ को अच्छी खासी रैली दी। सेम अगर पीएफसी के चार्ट को देखोगे तो ये वाला फॉल 3 जून को आया था, उसके बाद प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ को एक रैली आई। अब मैंने इस सेक्टर से सिर्फ इरेडा को ही क्यों चूज करा, क्योंकि इरेडा जो है वो एक अच्छे खासे लेवल पे था। अगर आप आरईसी पीएफसी के चार्ट को देखोगे तो उसमें ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका था, तो कोई बड़ा मूव उसमें एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जो इरेडा था वो अभी भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से इस रेंज का ब्रेकआउट होते ही इसमें एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था। तो ये सारी कंफर्मेशंस थी जिसके बेसिस पे हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। अब समझते हैं एंट्री एग्जिट कहाँ पे करा और रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से प्लान करा। सबसे पहले समझते हैं एंट्री एग्जिट को प्लान कैसे करा। देखो, अगर ध्यान से इस लेवल को देखोगे तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, सेलर्स दोबारा से ट्राई कर रहे थे प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करी, नहीं ले आ पाए। अगले दिन गैप अप खुला, दोबारा कोशिश करी, प्राइस फिर से नीचे नहीं ले आ पाए। उसके बाद बायर्स आए और बायर्स ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे वीक सेलिंग हो रही थी तभी मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर लिया था और मैंने इसको अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया था।
उसके बाद क्या हुआ, बायर्स एग्रेसिव हुए और बायर्स ने इस 200 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया। अब अगर ब्रेकआउट हुआ है तो क्या होगा, जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं उन्हें लॉसेस होने शुरू होंगे, तो अब वो अपनी पोजीशंस काटेंगे। इसके साथ ही जिन्होंने ब्रेकआउट करवाया वो अपनी पोजीशंस को ऐड करेंगे और हम जैसे नए रिटेल बायर्स घुसेंगे, जिसकी वजह से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर की तरफ को एक अच्छा खासा मूव आएगा। इस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, इस तरीके से सेटअप को प्लान करा जाता है। तो मेरी जो इसमें एंट्री थी वो कहीं ना कहीं 198 199 के अराउंड थी। स्टॉप लॉस जो मेरा था 180 का था, 274 275 का मेरा टारगेट था। इसमें जो मैंने क्वांटिटी प्ले करी थी वो 3000 क्वांटिटी थी, मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ मैं इसमें गया था, क्योंकि ये मेरे लिए एक हाई क्वालिटी सेटअप था। हाई क्वालिटी सेटअप मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। 80% चांसेस है कि मुझे इसमें प्रॉफिट ही होगा। स्टॉप लॉस जो इसमें मेरा था वो कहीं ना कहीं 55,000 का था और जो मेरा टारगेट इसमें मुझे मिला वो 2.2 लाख का था, मतलब 1:4 मेरे को इसमें टारगेट पे मिल गया। इसमें जो मेरा पहला टारगेट था वो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस का था, जिसका मुझे लग रहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लूंगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो 250 के लेवल का था, क्योंकि 250 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और इरेडा जो है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को काफी अच्छी से रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए मैंने 250 का रेजिस्टेंस रखा था। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो 275 का था। तो इसमें मेरे तीनों टारगेट हिट हुए और तीनों टारगेट के साथ भी मैं ट्रेल करके चल रहा था, बट उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ को मूव आया मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा। अगर प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे तुम अपने टारगेट्स को कैसे डिसाइड करोगे? किस तरीके से मैंने अपने 275 के लेवल को डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करूंगा। इसमें मेरी मदद करी फिबोनाची एक्सटेंशन ने। अगर आप फिबोनाची लगाओगे इस पूरे लेवल पे तो आपको पता चलेगा जो अगला लेवल था यहाँ पे फिबोनाची का वो 273 274 का लेवल था। मतलब यहाँ से हाई चांसेस थे कि इससे प्राइस रेजिस्टेंस लेता और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाता, राइट। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। एंट्री हमने समझ ली, अब समझते हैं एग्जिट प्लानिंग कैसे करी। देखो, जैसे ही प्राइस अपने इस मेजर रेजिस्टेंस पे आया और इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, तब भी मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करा था, क्योंकि मैं ट्रेल कर रहा था स्टॉप लॉस को। मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा था। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ वैसे ही मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पे ट्रेल कर लिया था। लेकिन अब क्या होता है, प्राइस ने एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन किया, जो कि हमें बताती है कि सेलर्स जो हैं वो अब एग्रेसिव हो रहे हैं। जैसे ही शूटिंग स्टार के नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, वैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये हमें कंफर्मेशन दे रही थी कि अब यहाँ से सेलर्स जो हैं वो एग्रेसिव हो सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें एग्जिट प्लान करा। अब देखो, अगर मैं इसमें अपने टारगेट्स को ट्रेल नहीं करता तो मैं यहीं कहीं पे इस पे एग्जिट करके भाग जाता। अपने प्रॉफिट्स को राइड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस ट्रेड से हमें समझ में आ गया। बहुत से बिगनरों का ये सवाल होता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कैसे करें, हम अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कैसे करें। देखो, इसका सिंपल सा जवाब है, मैं किस तरीके से ट्रेलिंग करता हूँ मैं वो चीज समझा देता हूँ। देखो, मैं एक सिंपल रूल को फॉलो करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ 10% रूल। अगर प्राइस 10% ऊपर चला गया है मेरे कॉस्ट से, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अब ब्रेक इवन पे ले आऊंगा। मतलब मैं अब उसमें कोई लॉस बुक नहीं करूंगा, क्योंकि अब वो ऑलरेडी मूव दे चुका है। अब वो मेरी गलती है कि मैंने उस मूव को कैप्चर करके उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करा, राइट। जैसे ही प्राइस ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा, 10% यहाँ पे मेरे कंप्लीट हुए और मैंने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया, मतलब अपनी कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया। अब जैसे ही प्राइस अपने दूसरे टारगेट पे गया, वैसे ही मैंने अपने पहले टारगेट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया ब्रेक इवन से। मतलब अगर अब प्राइस नीचे आता तो मैं पहले टारगेट पे अपने एग्जिट कर देता, राइट। अब जैसे ही प्राइस ने अपने तीसरे टारगेट को ब्रेक करा, वैसे ही मैंने अपने स्टॉप लॉस को अपने दूसरे टारगेट पे ट्रेल कर लिया था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ से भी एक अच्छा खासा मूव दे दिया, तो मैंने टारगेट 3 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। इस तरीके से ट्रेलिंग करी जाती है और उससे तुम ऊपर की तरफ को और बड़ी रैली कैप्चर करते हो, पूरे ट्रेंड को राइड करते हो, राइट। अगर तुम्हें मार्केट में बड़े पैसे बनाने हैं, तुम्हें बड़े रिटर्न्स बनाने हैं, तो तुम्हें ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। अब देखो, इसी वीडियो में मैं तुम्हारे साथ बोनस टिप्स को भी शेयर करता हूं, जिससे तुम्हें हाई क्वालिटी सेटअप्स ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ऐसे सेटअप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिनकी 80 to 90% एक्यूरेसी है। 4-5 चीजें तुम्हारे फेवर में जरूर होनी चाहिए, तभी जाके हाई चांसेस है कि वो ट्रेड तुम्हारे फेवर में जाएगा। पहली चीज है मल्टीपल कंफर्मेशन। देखो, जितनी ज्यादा कंफर्मेशंस तुम्हारे फेवर में होंगी, उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, उतनी ज्यादा चांसेस हैं तुम्हारे उस ट्रेड के चलने के। जैसे यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा था, उसके साथ ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा था, राइट। ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा था। तो मल्टीपल कंफर्मेशन साथ में थी हमारे।
दूसरी चीज जो होती है वो होती है सेक्टर एनालिसिस। देखो, सेक्टर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम एसबीआई में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी जो है वो बेरिश है, तो हाई चांसेस है कि तुम्हारा ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज होती है मार्केट ट्रेंड। देखो, मार्केट क्या कर रहा है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर निफ्टी बुलिश है, अगर हमारा ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ग्लोबल मार्केट बुलिश है, तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। लेकिन अगर मार्केट ही बेयरिश चल रहा है, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट ही नेगेटिव है और मार्केट ही बेयरिश चल रहा है, तो हाई चांसेस है कि वो ब्रेकआउट जो है वो भी फेल हो जाएगा। चौथी चीज जो हमें देखनी है वो है ट्रेड विद ट्रेंड। तुम्हें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे क्या था, एक अप ट्रेंड था, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, हमने दोबारा से अप ट्रेंड को ही ट्रेड करा। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आके मार्केट को शॉर्ट नहीं करा, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं गए, हम ट्रेंड के साथ गए। राइट, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे तुम देखते हो कि इसका ब्रेकआउट होने वाला है या डब्ल्यू पैटर्न कुछ बना रहा है यहाँ पे, तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, यहाँ पे हाई चांसेस है कि तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी 50% प्रोबेबिलिटी तो वहीं पे गिर गई, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। और जहां पे सेलर्स अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनाने की सोच रहे हैं, वहां पे तुम बाइंग की पोजीशंस बना रहे हो। डाउन ट्रेंड की मार्केट में सेलर्स सेलिंग की पोजीशन कब बनाएंगे? जब उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी। और लिक्विडिटी कहां पे मिलेगी? जब बायर्स एंटर होंगे। इसीलिए सेलिंग मार्केट में 90% ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल होते हैं। राइट, इन चारों चीजों को फॉलो करो, इन चारों कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड करो, 80 to 90% ट्रेड्स तुम्हारे फेवर में जाएंगे, कुछ ना कुछ देके जाएंगे। इस बोनस टिप के साथ ही हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको ऐसे और लाइव ट्रेड एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारी मास्टरिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सीरीज नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।